हेलो स्टूडेंट, आज सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में और मेरा नाम है विशाल पटेल। और आज हम देखने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के बारे में और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने देखा विद्युत द्विध्रुव के बारे में भी पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के भी बारे में पढ़ा। विद्युत द्विध्रुव से की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होता है और किस किस स्थिति में होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हमने स्थिति पढ़ लिया है, जिसमें क्या था, अक्षीय स्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति में हमें पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, दूसरा आवेश यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। इसका ये सेंटर हो गया। सेंटर से एकदम यहाँ पे लंबवत यहाँ पे एक पॉइंट है। ये हमने कहा ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकेंड चार्ज है। आपको तो ये मालूम है ये एल लेंथ होगा, ये भी एल लेंथ होगा। यहाँ से हमने कहा कि इसके जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, इसको हमने मान लिया एंगल थीटा। तो हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हमें बतानी है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दूर होती है। इधर दिखाया, ये 2 नंबर है तो इधर हो गया E2। माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, माइनस चार्ज की ओर। तो इस साइड में हो गया, ये हो गया E1। तो हमने E1 और E2 दो वेक्टर दिखा दिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे पैरेलल खींच देते हैं इसके। तो जब ये थीटा एंगल है तो ये कितना एंगल होगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो इसलिए जब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, एंगल थीटा। जब ये थीटा तो ये भी वाला कितना हो जाएगा, थीटा। ये वाला एंगल आप देख सकते हो, ये और ये क्या, कौन सा एंगल बोला जाएगा, एकांतर अंतःकोण। और ये वाला एंगल कौन सा बोला जाएगा, संगत कोण। क्लियर है। अब इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। E1 को बांट लेते हैं इधर, तो हो जाएगा कितना, E1 cos थीटा। इस साइड में कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा। E2 को भी हम बांट लेते हैं थीटा वाले साइड में। तो पहले हम E1 को हमने बांटा है तो E1 cos थीटा। अच्छा, और इसके लंबवत साइड में, इसके लंबवत ये रहा E1, तो E1 cos थीटा इधर हुआ तो नीचे हो जाएगा। इधर साइड में मैं दिखा देता हूँ इसको। एक एंगल है यहाँ पे, ये है E2, यहाँ पे है ये E1, ये एंगल है थीटा, इधर वाला भी है थीटा। इसको हमने बांटा तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसका लंबवत नीचे की ओर आएगा ना, तभी तो दोनों के बीच में ये होगा। तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा। उसी तरीके से E2 वाले को दो घटकों में तोड़ दीजिए, तो इधर आ गया E2 cos थीटा, इसका लंबवत वाला पोर्शन ऊपर E2 sin थीटा। यहाँ पे E1 और E2 आप देख सकते हैं। E1 और E2 यदि हम निकालना चाहें, यहीं पर हम निकाल देते हैं फर्स्ट में कि E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ बटा में दूरी। ये दूरी कितना है, ये दूरी आप देख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से ये 90 डिग्री है, ये वाला L है, ये वाला R है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम E2 निकाल लेते हैं। E2 में भी K है, आवेश कितना है, Q, तो KQ बटा में बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है,
सॉरी दोनों एक ही होगा, इसकी वजह से ये E1 हो गया और ये E2 इसकी वजह से, क्योंकि दोनों डिस्टेंस समान है। तो के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है इस साइड में, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि E1 बराबर E2 बराबर E। अब ये देखिए E साइन थीटा ऊपर भी है, E साइन थीटा नीचे भी है, अर्थात ये दोनों बराबर हो गए। E1 E2 लिखा गया है बट दोनों ये क्या है, बराबर है, तो E साइन थीटा से E साइन थीटा कैंसिल। नेट क्या बचा, E2 साइन थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेट कितना हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब आपको मालूम है कि E1 E2 E के बराबर है, तो इसलिए हम लिख देंगे E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा, E कॉस थीटा मिला के कितना हो गया, 2E कॉस थीटा, 2E कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम E का मान रख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है तो कोई भी मान रखिए, E का मान रख देंगे। तो E ये कौन सा है, परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो हम ऐसे साइन एक बना देते हैं जैसे कि लंबवत दिखा रहा है। तो 2E कॉस थीटा, 2E, E का मान रखिए के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, तो 2KQ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो इसमें आप देखो ये इस वाले ट्रायंगल में तो ये थीटा है, ठीक है, तो आधार क्या हो गया L, कोण कितना हो गया ये कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो L बटा में इतना, L बटा में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। इसको यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू 2L, 2 इंटू एल, नीचे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का घात है 1 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का घात रूट है, रूट का मतलब 1/2 घात। तो ये आप देख रहे हो बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा जब रहेगा तो 1 और 1/2 क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 1 + 1/2 यदि आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब चूंकि आपको मालूम है कि एल स्क्वायर बहुत ही छोटा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एल स्क्वायर को 0 के बराबर मान लेते हैं। तो ये हो गया ख़त्म, आर स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2, इस तरीके से आर स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा आर क्यू। तो हम लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L कितना हो जाएगा, इसको हम इधर लिखते हैं, मिटा करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ई परपेंडिकुलर, ई लंबवत निरक्षीय स्थिति में के क्यू इंटू 2L को हम क्या बोलते हैं जी, पी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की कहानी हो गई खत्म, तो बचा आर स्क्वायर का पावर 3/2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 से 2 कैंसिल, तो के इंटू पी, आर का पावर कितना 3। तो हम ई परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बटा में आर क्यू। तो ये हो गया एक फार्मूला। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये अदिश राशि के रूप में, इसको यदि हम सदिश रूप में लिखना चाहें, यहाँ पे हम सदिश रूप, तो सदिश रूप में लिखेंगे तो ई परपेंडिकुलर का वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। अब देखेंगे जो फिगर बना था उसमें
पी का डायरेक्शन यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये रहा। तो आपको मालूम है पी का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, माइनस से प्लस की तरफ, ये पी का डायरेक्शन। लेकिन ई का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इस साइड में। तो पी के क्या है, उल्टा है, ई का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो इसलिए हम ई के आगे यहाँ पी और ई का डायरेक्शन उल्टा है, तो साइन पी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस पी वेक्टर अपान में आर क्यू। समझ में आ रहा है। तो ये रहा निरक्षीय स्थिति का ये मेन रूप, ये फार्मूला और ये सदिश स्वरूप। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एक दो बार आप रिपीट करिएगा, आपको पूरा आ जाएगा ये। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, हमने कहा कि किसी भी स्थिति में हो जाए, तो इसका मतलब हमें थर्ड टॉपिक देखना है, किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में कौन सा स्थिति हो सकता है, आर थीटा। तो हमने कहा कि माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से इसको मिला दिया, ये है आपका सेंटर ओ। तो हमने कहा कि एक पॉइंट यहाँ पे है, न अक्षीय स्थिति में है और न ही निरक्षीय स्थिति में, यहाँ पे पॉइंट है, तो हमने इसको मिला दिया, ये डिस्टेंस है आर दूरी पर एक पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, पी का डायरेक्शन आपका जो मेन पी का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ये पी का डायरेक्शन इधर होगा। ओके, हमने कहा कि ये आर दूरी पर है और इससे कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो पी को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, पी को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये वाला डायरेक्शन है, तो इधर हो गया पी कॉस थीटा और इधर लंबवत हो जाएगा पी साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा। ये पी है, इसे थीटा के साथ जो रहता है वो कॉस के साथ आता है, तो पी कॉस थीटा और पी साइन। अब यहाँ पे देखो आप, तो पहले जो हम कर रहे थे उसमें एक ही द्विध्रुवा गुण हम लेकर चल रहे थे, केवल पी को। लेकिन इस वाले में दो द्विध्रुवा गुण है, एक तो पी कॉस थीटा और एक है पी साइन थीटा, तो बहुत इजी हो जाता है। तो इसका मतलब कि एक हो गया कि भाई पी कॉस थीटा यदि एक्सियली हो, यदि उसके अक्ष में हो, तब क्या फार्मूला बनेगा। यदि ये पी साइन थीटा उसके निरक्षीय स्थिति में मतलब 90 डिग्री पे हो, तब क्या, इससे 90 डिग्री पे है ना, इस पॉइंट से ये 90 डिग्री पे काम कर रहा है और ये वाला उसके अनुदिश काम कर रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, एक क्या E1, एक हम नाम रखते हैं E1। तो E1 क्या हो रहा है, यहाँ पॉइंट ए रख देते हैं। तो E1 कितना है, अक्षीय स्थिति के लिए है। तो अक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या था, K इंटू 2P, P मतलब P कॉस थीटा है, यहाँ पे केवल P नहीं है, कितना है, P कॉस थीटा अक्षीय स्थिति में, तो 2P कॉस थीटा बटा में RQ। और E2 कितना है, निरक्षीय स्थिति के लिए, क्योंकि ये इधर आ रहा है P और ये लंबवत स्थिति है, तो इसलिए K इंटू पी साइन थीटा, P साइन थीटा बटा में कितना हो गया RQ। ये वाला जो है 90 डिग्री पे काम कर रहा है। तो इसलिए जब हम E नेट के बारे में बात करते हैं तो ये कितना हो जाए, E1 प्लस E1 प्लस E2। इसको हम किस विधि से जोड़ते हैं, इसको हम वेक्टर मेथड से, किस विधि मेथड से, E1 प्लस E2, ये हो गया आपका वेक्टर सम। अच्छा, अब यहाँ पे यदि हम चाहें तो हम इसके अनुसार, आपको तो ये मालूम है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसी साइड में होगी। ये रहा E1। ये वाला आप जानते हो कि निरक्षीय स्थिति में किधर होता है, विपरीत दिशा में होता है, तो ये हो गया E2। इसको हम एक समांतर चतुर्भुज के नियम से बना लिए और इसका जो परिणामी है E नेट, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से हमने कहा कि ये एंगल है फाई और ये है रिजल्टेंट E, जो कि यहाँ से आपको दिख रहा है। ये दोनों कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। ये कितना डिग्री पे है बाबू, 90 डिग्री पे। तो फार्मूला हम लगाएंगे, हमें मालूम है कि E नेट कितना होता है, E1 का स्क्वायर
प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा हिस्सा कितना हो गया 0। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। यहाँ से E1 स्क्वायर, E1 हम वैल्यू चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं, E2 का वैल्यू रख करके एक फार्मूला हम बना सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद एंगल, कि भाई ये परिणामी कितना एंगल पे काम करता है, तो हमने कहा tan फाई पे काम करता है। tan फाई बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, तो ये फाई एंगल है तो इसके सामने वाला लंब यही ना हुआ, ये किसके बराबर है E2 के बराबर है, तो E2 आधार किसके बराबर है E1 के बराबर है, तो E2 बटा में E1। E2 का मान कितना है यहाँ आप देख रहे हो के पी साइन थीटा बटा में R3। E1 का मान कितना है के इंटू 2P कॉस थीटा बटा में R3। R3 से R3, K से K, P से P कैंसिल, तो tan फाई इज इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा 1/2 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ से हम एंगल भी निकाल सकते हैं फाई, और ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे E1 का वैल्यू रख सकते हैं और E2 का वैल्यू रख कर एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग E1 और E2 का भी मान निकाल करके और यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज का विद्युत द्विध्रुव समाप्त होता है। विद्युत द्विध्रुव के बारे में विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और उससे रिलेटेड विद्युत क्षेत्र हमने निकाला, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, यदि विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण लगता है। और इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं, जैसे कि इससे अक्षीय स्थिति वाले, कूलाम का नियम, मध्यारोपण का सिद्धांत, ये हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।